मैं नवीन सिंह रौथाण अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2019 में हुए सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर यूपीएससी के द्वारा जारी अपनी ऑफिशियल्स आंसर की से लिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर न सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि हमारे स्टेट्स पीसीएस या यूपीएससी ईपीएफओ या एसएससी या सीडीएस आदि सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है या है। हमारे जो कथन है वह है, पहला कथन है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और हमारा जो दूसरा कथन है वह कहता है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। दोस्तों, हमें ऊपर दिए गए कूट के द्वारा बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका मतलब ये है कि ऊपर मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारों के बीच जिन कथनों का प्रयोग एक और दो में कहा गया है वह कथन असत्य है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो आंसर सही है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है और हमारा अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, हमें बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही बात कहता है। हमारा ऑप्शन ए कहता है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। और हमारा ऑप्शन बी कहता है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। हमारा ऑप्शन सी कहता है, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई थी। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी कहता है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। अर्थात हमें बताना है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन अर्थात कौन सा कथन सही है। दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अर्थात स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में जो ऑप्शन बी कहता है, अर्थात भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, सही कथन है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है और हमारा अगला प्रश्न कहता है, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और न सिर्फ सिविल सर्विसेज में बल्कि हमारी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी कई बार यह पूछा गया है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, या संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या विश्व बैंक। अर्थात हमें दिए हुए ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्थात वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों, हमें जो तीन कथन दिए गए हैं, हमें इन तीनों कथनों में से बताना है कि कौन सा जो कथन है वह सही है। तो चलिए, हमारा पहला कथन कहता है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। हमारा कथन दो है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज अर्थात क्राउन राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और हमारा अंतिम और तीसरा कथन कहता है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। और हमें बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में नीचे दिए गए इन तीनों कथनों में से
कौन सा कथन सही है, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जो हमारा इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अर्थात केवल 1 और 2। इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रश्न में चार्टर एक्ट 1813 के बारे में सिर्फ कथन 1 और 2 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमें 2 कथन दिए हुए हैं और हमें इनमें से बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। हमारा जो पहला कथन है वह कहता है इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। हमारा जो दूसरा कथन है वह कहता है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अब हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से कथन 2 सत्य है, अर्थात इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य है। अर्थात स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो हमारे कथन 1 और 2 दिए गए हैं ये दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इसमें हमें 2 युग्म दिए हुए हैं। पहला जो हमारे पास खंड है वह है आंदोलन या संगठन के बारे में, और उनके सम्मुख हमें इनके नायक और लीडर के बारे में लिखा हुआ है, और हमें बताना है कि क्या इनके सम्मुख लिखे हुए व्यक्ति इन आंदोलन या संगठनों के लीडर रहे हैं या नहीं रहे हैं, और हमें बताना है कि कौन सा सही है या कौन गलत है। चलिए हमारा जो पहला है वह पहले में है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, और इसमें कहा गया है कि इसके नायक या लीडर महात्मा गांधी थे। हमारा दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, और कहा गया है कि जो इसके नायक और लीडर थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और अंतिम और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, और कहा गया है कि इसके लीडर ईवी रामास्वामी नायकर थे। अब हमें बताना है इन तीनों में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित अर्थात सही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों आंदोलनों और संगठनों के जो नायक इनके जो सम्मुख लिखे हुए हैं वह बिल्कुल सत्य हैं। चलिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चन्हूदड़ो, दूसरा है कोटदीजी, तीसरा है सोहगोरा और देसलपुर। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी सोहगोरा, अर्थात जो ऑप्शन सी सोहगोरा है वह हड़प्पा स्थल नहीं है, बल्कि सभी के और अन्य हमारे जो सभी ऑप्शन हैं वह हड़प्पा स्थल है। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प अर्थात रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कंगन हली के शिलालेख में, या सांची के शिलालेख में, या शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में, या सोहगोरा के शिलालेख में। हमें इनमें से बताना है कि किस शिलालेख में अशोक का जो प्रस्तर है उसमें राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक लिखा हुआ है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंगन हली, अर्थात कंगन हली के शिलालेख में अशोक का जो उल्लेखित नाम है वह राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है। हमारा अगला प्रश्न है और 9वां जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित पर विचार करें। हमें दोस्तों 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें इनकी विशेषता महायान बौद्ध मत की है या नहीं। चलिए हमारा कथन 1 है बुद्ध में देवत्वारोपण, यह विचार है। हमारा दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। और हमें इन तीनों विचारों को बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, अर्थात हमें ये तीनों में से बतानी है कि इनमें से कौन सी महायान बौद्ध मत की हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात जो तीनों की तीनों विचार हैं वह महायान बौद्ध मत की है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारा पहला ऑप्शन कहता है बलात्श्रम के बारे में
कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। हमारा ऑप्शन बी कहता है यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। हमारा ऑप्शन सी कहता है ब्लात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी कहता है कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को ब्लात श्रमिक के रूप में भेज दिया जाना चाहिए। दोस्तों अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन या किस ऑप्शन में कही गई बात गुप्त काल के दौरान भारत में बाल श्रम के संदर्भ में सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन ए में कहा गया है कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाना था। अर्थात ऑप्शन ए में जो बात कही गई है वह गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में सही कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है और हमारा अगला प्रश्न कहता है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। हमारे ऑप्शन है चालुक्य या चंदेल या राष्ट्रकूट या विजयनगर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्थात विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमारे कथन है, पहला कथन है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। हमारा दूसरा विचार है, हमारा जो दूसरा कथन है वह कहता है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। और हमारा तीसरा कथन कहता है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है केवल एक या केवल एक और दो या केवल तीन या एक, दो और तीनों सत्य है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्थात केवल कथन एक सही है, अर्थात दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, कथन सत्य है। हमारा 13वां प्रश्न है और 13वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, पहला कथन है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और हमारा जो दूसरा कथन है वह है संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अधिक प्रभावित थे। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, अर्थात दोनों कथन हमारे गलत हैं। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों औपनिवेशिक शासन के बारे में हमारे जो पहला कथन है वह है महात्मा गांधी गिरमिटिया अर्थात इंडेंचर लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। हमारा जो दूसरा कथन है वह कहता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और हमारा अंतिम और तीसरा कथन कहता है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। दोस्तों अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा बी इज राइट आंसर। हमारे केवल एक और तीन कथन सही हैं, अर्थात भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हमारे कथन एक और कथन तीन सही हैं, जबकि हमारा जो कथन दूसरा है वह गलत है। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला और 15वां प्रश्न है वह कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दोस्तों हमें दो युग्म दिए हुए हैं, पहले युग्म में हमें व्यक्ति और इसमें दूसरे में धारित पद दिए हुए हैं। अर्थात हमें बताना है कि जो व्यक्ति दिए गए हैं और इनके सम्मुख जो हमारे पास धारित पद है वह सही है या गलत है। हमारा जो पहला व्यक्ति है वह है सर तेज बहादुर सप्रू और इन्हें कहा गया है कि इनके द्वारा जो धारित पद था वह अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उधार संघ के। हमारे जो दूसरे व्यक्ति हैं वे हैं केसी नियोगी जी और इसमें इनके द्वारा धारित जो पद है वह है सदस्य संविधान सभा का। और हमारे तीसरे और अंतिम व्यक्ति हैं पीसी जोशी और कहा गया है कि यह महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3
तीनों, अर्थात हमारे पास जो तीनों के तीनों व्यक्ति हैं और इनके जो सम्मुख धारित पद है वह बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे जो कथन है वह है ऑप्शन के रूप में और हमारा ऑप्शन ए है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। हमारा ऑप्शन बी अर्थात कथन 2 कहता है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंधित ध्रुपदों की रचना की। हमारा कथन 3 और ऑप्शन सी कहता है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और हमारा अंतिम और चौथा ऑप्शन या कथन डी कहता है तानसेन ने अपने रागों की रचना मौलिक रचना की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न अर्थात 17वां प्रश्न है इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार अर्थात एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। हमारे ऑप्शन है हुमायूं या अकबर या जहांगीर या शाहजहां। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी जहांगीर, अर्थात जहांगीर ने मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार अर्थात एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। हमारा 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध से संबंधित है। हमारे जो ऑप्शन है वह है मानस नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क या नेओरा घाटी नेशनल पार्क या फूलू की घाटी नेशनल पार्क। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी फूलू की घाटी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है अटल नवप्रवर्तन अर्थात इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। हमारे ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या श्रम और रोजगार मंत्रालय या नीति आयोग या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी नीति आयोग, अर्थात अटल नवप्रवर्तन को नीति आयोग मिशन के अधीन स्थापित किया गया है। हमारा 20वां प्रश्न है जून की 20वीं तारीख को सूर्य, अब हमें बताने हैं इन ऑप्शन में से कि जून की 21वीं तारीख को सूर्य से संबंधित कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। हमारा बी ऑप्शन है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। हमारा ऑप्शन सी है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। हमें इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सी गतिविधि जून 21वीं तारीख को सूर्य में होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्थात जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। चलिए हमारा 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व अर्थात न्यू वर्ल्ड से कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व अर्थात ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया। हमारे ऑप्शन है तंबाकू कोको और रबड़ या तंबाकू कपास और रबड़ या कपास कॉफी और गन्ना या रबड़ कॉफी और गेहूं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज तंबाकू कोको और रबड़। चलिए हमारा 22वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन 1 है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। हमारा कथन 2 है 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और हमारा अंतिम और कथन 3 है एक सिंग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज केवल एक, अर्थात जो हमारे पास कथन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ कथन 1 सही है और बल्कि हमारे कथन 2 और 3 गलत हैं। कथन 1 अर्थात एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है कथन सही है। चलिए हमारा जो 23वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमारे पास 2 युग्म दिए गए हैं जिसमें एक प्रसिद्ध स्थान और हमारे को दिया गया है कि यह प्रसिद्ध स्थान किस नदी के किनारे बसे हैं। चलिए हमारा जो पहला है वह है पंढरपुर।
यह कहा गया है कि चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि हमारा दूसरा है तिरुचिरापल्ली, यह कावेरी नदी पर बसा है। और हमारा अंतिम और तीसरा है हम्पी, मालप्रभा के किनारे बसा है। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, अर्थात हमारा 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा अर्थात हम्पी मालप्रभा पर नहीं है। यह हमारा गलत कथन है। हमारा 24वां प्रश्न है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि। अब हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसका कारण क्या है, जिस कारण कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। हमारा ऑप्शन ए है कि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। हमारा ऑप्शन बी है कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। या हमारा ऑप्शन सी है सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा कारण है जो राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, उसका कारण कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाब, मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। हमारे ऑप्शन हैं कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। हमारा ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए। हमारा ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। और हमारा अंतिम और ऑप्शन डी है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्थात भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। हमारे ऑप्शन है दुर्लभ अर्थात रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, या प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, या हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, या अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। हमारा जो 27वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। हमारे ऑप्शन है नेयार, पेम्पारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथ्राई बाघ रिजर्व। हमारा ऑप्शन बी है मुदुमुलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हमारा ऑप्शन सी है कौंडलिया, गुंडला, ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्ती नेशनल पार्क। हमारा ऑप्शन डी है कावला और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व। दोस्तों हमें बताना है इनमें से कौन अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए नैयार, पेम्पारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदुंथराई बाघ रिजर्व। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे जो कथन हैं वह है समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। हमारा कथन 2 है मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। हमारा कथन 3 है समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। और हमारा अंतिम और चौथा कथन है सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, अर्थात चारों के चारों कथन हमारे सही हैं। चलिए हमारा जो 29वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हमें 2 युग्म दिए हुए हैं और हमारा पहला युग्म है वन्य प्राणी और दूसरे में है प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। हमें बताना है कि जो वन्य प्राणी है या प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। हमारा पहला है नीले मीन पक्ष वाली महासीर, यह कहा गया है कि यह कावेरी नदी में पाई जाती है। हमारा दूसरा है इरावदी डॉल्फिन, कहा गया है चंबल नदी में। और अंतिम और तीसरा है मोरचाब चित्तीदार बिल्ली और कहा गया है यह पूर्वी घाट में पाई जाती है।
हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी केवल 1 और 3, अर्थात 1 और 3 हमारे सही हैं जबकि दूसरा गलत है। चलिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्मणिकाओं। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्मणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। हमारे ऑप्शन है यह समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। हमारा ऑप्शन बी है यह बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। हमारा ऑप्शन सी है ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। हमारा अंतिम ऑप्शन है अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए इज ये सभी पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 31वां प्रश्न है हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी अर्थात जिराडिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया है कि अब हमें बताना है कि इसमें क्या पाया गया है जो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। हमारे ऑप्शन है यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है, या यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है, या यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है, या यह वस्तुतंत्र का संधारणीय स्रोत है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी यह वस्तुतंत्र का संधारणीय स्रोत है। चलिए हमारा 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हमारे जो कथन है वह है किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश या किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन या किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के जो हमारे पास तीनों के तीनों कथन दिए गए हैं ग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल इनके लिए किया जाता है। चलिए हमारा जो 33वां प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। हमारे पास जो राज्य दिए गए हैं वह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1। चलिए हमारा जो 34वां प्रश्न है वह कहता है मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चलिए अब हमें बताना है कि मेथेन हाइड्रेट के बारे में इन कथनों में से कौन से कथन अर्थात किन कथनों में सही बात कही गई है। चलिए हमारा कथन एक कहता है भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। हमारा दूसरा कथन कहता है मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेपण उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्रीय अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। हमारा तीसरा कथन कहता है कि वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर इनका उत्तर हमें चुनना है। तो चलिए दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात हमारे जो तीनों कथन मेथेन हाइड्रेट के बारे में कहे गए हैं वह तीनों के तीनों सही है। चलिए हमारा जो 35वां प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमारे पास दिए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमसे पूछा गया है कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। अब हमें बताना है कि इन सभी गैसों में से फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन अर्थात इनको जलाने के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी निकलती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी
1, 2, 3 और 4 सभी के सभी। इसका मतलब ये है कि जब हम फसल या किसी जैव के अवशेषों का दहन अर्थात इन्हें आग के हवाले या इन्हें जला देते हैं तो वायुमंडल में जो गैसें निकलती हैं, इनके जलने से जो गैसें निकलती हैं उनमें ये चारों की चारों गैसें होती हैं अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। इन सभी का इनसे निर्मुक्त होता है। चलिए हमारा जो 36वां प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास दो युग्म दिए हुए हैं जिनमें पहला है सागर और हमसे पूछा गया है सागर से लगा हुआ देश अर्थात जो सागर दिए हुए हैं इनके किनारों से कौन सा देश लगता है। हमारा जो पहला सागर दिया गया है वह है एड्रियाटिक सागर और हमसे कहा गया है कि अल्बानिया देश इसके किनारे लगता है। चलिए अगला है काला सागर, हमसे कहा गया है कि क्रोएशिया इसके किनारे बसा हुआ एक देश है। हमारा अगला और तीसरा जो सागर है वह है कैस्पियन सागर और कहा गया है कि कजाकिस्तान के किनारे इस कजाकिस्तान इस देश इस सागर से जुड़ा हुआ है। अगला है भूमध्य सागर और कहा गया है कि मोरक्को इसके किनारे बसा एक देश है। और अंतिम और पांचवा है लाल सागर और कहा गया है कि सीरिया इस पर बसा इसके किनारे बसा हुआ एक देश है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है अर्थात कौन से सागर के बारे में यह सही है कि यह इस देश के किनारे है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4 अर्थात 1 हमारा सही है, 3 हमारा सही है, चौथा हमारा सही है जबकि पांचवा और दूसरा हमारा गलत है। चलिए हमारा जो 37वां प्रश्न है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। और हमारे ऑप्शन है वह है चीन या भारत या म्यांमार या वियतनाम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बी, भारत अर्थात पिछले 5 वर्षों में अर्थात पिछले 5 वर्षों में जो विश्व में चावल का जो सबसे बड़ा निर्यातक रहा है वह भारत रहा है। चलिए हमारा जो 38वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे पास दो युग्म दिए हुए हैं। पहले युग्म में हमारे पास हिमनद और दूसरे में है नदी अर्थात किस हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, हमसे यह पूछा गया है। हमारे पास पहला जो हिमनद है वह है बंदरपूछ। ओके, बंदरपूछ से कहा गया है यहाँ से यमुना निकलती है। अगला है हमारे पास बारासिंगरी, हमारे से कहा गया है कि यहाँ से चेनाब निकलती है। तीसरी है हमारे पास मिलम, यह कहा गया है कि मंदाकिनी से निकलती है। चौथा है हमारे पास सियाचिन और कहा गया है कि नुब्रा यहाँ से निकलती है। और पांचवा है जेमू और कहा गया है कि मानस जो नदी है वह जेमू हिमनद से निकलती है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4 अर्थात ए यह उत्तराखंड में है, दूसरा और चौथा यह सभी के सही हमारे सही हैं अर्थात इनके जो सम्मुख नदियां हैं वह हमारी इन्हीं हिमनदों से निकलती है जबकि हमारा दूसरा और पांचवा गलत है। चलिए हमारा जो 39वां प्रश्न है वह कहता है भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल की आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है वह है कृषि में पीड़कनाशी के रूप में या संसाधित खाद्यों में परिरक्षण के रूप में या फल पकन का कारण या प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, कृषि में पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए हमारा जो 40वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे पास 3 कथन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है इनमें से कौन से सही हैं। हमारा पहला कथन कहता है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अति देशात्मक है। हमारा दूसरा कथन कहता है कि आर्द्र भूमि अर्थात संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। हमारा अंतिम और तीसरा कथन कहता है आर्द्र भूमि अर्थात संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र तथा जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अर्थात हमारा कथन 3 सही है, जबकि हमारे कथन 2, 1 और 2 गलत हैं। चलिए हमारा 41वां प्रश्न क्या कहता है हमसे, चलिए देखते हैं। हमारा 41वां प्रश्न है और वह कहता है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। चलिए हमारा जो पहला कथन है वह है ऐसी मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रेट के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। हमारा दूसरा कथन कहता है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। हमारा अंतिम और तीसरा कथन कहता है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। और हमसे कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन हमारे सही हैं। चलिए हमारा जो 42वां प्रश्न है वह कहता है अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। हमारे ऑप्शन है हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या भूमिगत गुफा तंत्र, या जल भंडार। हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से इन इन तीनों में कौन सी समानताएं हमें मिलती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी जल भंडारण। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में जो जल भंडारण है वह तीनों में कॉमन है, अर्थात समान है। चलिए हमारा जो 43वां प्रश्न है वह है सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित अर्थात सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे जो कथन है वह है HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। हमारा कथन 2 है ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जकों को कम करती है। हमारा तीसरा कथन है बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और हमारा चौथा और अंतिम कथन है CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए हमारा जो 44वां प्रश्न है वह है मेघाच्छित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। हमारे ऑप्शन है और हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि इसका क्या कारण है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। हमारा ऑप्शन ए कहता है भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। हमारा तीसरा कथन कहता है मेघाच्छित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। और अंतिम और चौथा कथन कहता है कि बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो सही कथन है वह है हमारा ऑप्शन बी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, जिस कारण मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। हमारा 45वां प्रश्न है और 45वां प्रश्न हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं और हमें इन पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले कथन में कहा गया है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। हमारा दूसरा कथन कहता है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय के अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो अब हमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी केवल 2, अर्थात केवल 2 कथन सही है जबकि कथन 1 गलत है। और कथन 2 में कहा गया है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। हमारा जो 46वां प्रश्न है वह कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास फिर से 4 कथन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं हमारा पहला कथन। और पहला कथन कहता है न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा दूसरा कथन कहता है भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की
अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। हमारा तीसरा कथन कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीशों अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और अंतिम और चौथा कथन कहता है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। अब हमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही कथन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 3 और 4 कथन हमारे सही हैं, जबकि हमारे कथन 2 गलत है और कथन 1 भी हमारा गलत है। चलिए हमारा जो 47वां प्रश्न है वह है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। हमारा जो 48वां प्रश्न है वह कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास फिर से 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। हमारा कथन 1 कहता है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। कथन 2 कहता है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। और हमारा अंतिम और तीसरा कथन कहता है, भारत सरकार के समय एक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1। इसका मतलब यह है कि हमारा कथन 1 सही है, जबकि हमारे कथन 2 आप अपने आप ही गलत हैं। चलिए हमारा जो 49वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे पास 3 कथन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो चलिए हमारे पास पहला कथन है, संसद अर्थात निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। हमारा कथन 2 कहता है कि उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। अंतिम और तीसरा कथन है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1 और 2 हमारे कथन सही हैं, जबकि हमारा तीसरा कथन गलत है। हमारा 50वां प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है 3री अनुसूची के द्वारा या 5वीं अनुसूची के द्वारा या 9वीं अनुसूची के द्वारा या 12वीं अनुसूची के द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, अर्थात 5वीं अनुसूची के द्वारा। इसका मतलब यह है कि 5वीं अनुसूची के द्वारा भारत के संविधान के किसी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण या अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 51वें प्रश्न पर। और हमारा 51वां प्रश्न कहता है, भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमारे कथन हैं, पीवीटीजी देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। हमारा दूसरा कथन है, स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। हमारा तीसरा कथन है, देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। हमारा चौथा कथन है, पीवीटीजीज की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। दोस्तों अब हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। यदि दोस्तों इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी, अर्थात 1, 2 और 4 कथन सत्य है। 1, 2 और चौथा कथन सत्य है,
जबकि हमारा तीसरा कथन असत्य है। चलिए चलते हैं हमारे 52वें प्रश्न पर और देखते हैं कि 52वां प्रश्न क्या कहता है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। इनमें पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारे और ऑप्शंस हैं, हमारा बी ऑप्शन है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। हमारा ऑप्शन सी है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित नहीं कर सकता है। हमारा चौथा और अंतिम ऑप्शन है, कुछ मामले में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। दोस्तों यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें पहला है, वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। हमारा दूसरा कथन है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के विषय का नियम का पालन करता है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यदि इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, अर्थात इसके संबंध में दोनों कथन सत्य है। अर्थात भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में हमें जो दोनों कथन दिए हुए हैं वह दोनों सत्य हैं। चलिए चलते हैं हमारे 54वें प्रश्न पर और हमारा 54वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास दोस्तों 4 कथन दिए हुए हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सत्य है। हमारा पहला कथन है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भूमि, समुद्र और वायुमार्गों से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। हमारा दूसरा कथन है, यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। हमारा तीसरा कथन है, राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। हमारा चौथा और अंतिम कथन है, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिवेशित हैं। दोस्तों अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि इसके सही कथन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात हमारे कथन 2 और कथन 4 सही हैं जबकि हमारा कथन 1 और 3 गलत हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन 1 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। हमारा अगला कथन है, इसी में अधिसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। हमारा तीसरा कथन है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, अर्थात हमारे जो कथन 2 और कथन 3 है वह सही है जबकि हमारा कथन 1 गलत है।
चलिए, हमारा 56वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के विषय को संरक्षण देता है? हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। दोस्तों, यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। चलिए, हमारा 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। हमारा दूसरा कथन है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। हमारा तीसरा कथन है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। दोस्तों, हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात केवल कथन 3 हमारा सत्य है, जबकि हमारा कथन 1 गलत है और कथन 2 भी गलत है। हमारा 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा विचार कीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि। अब हमारा कथन है इसके बारे में। पहला कथन है, वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। हमारा दूसरा कथन है, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन तथा विसर्जन के मानक निर्धारित करे। अब हमें बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है। यदि इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी केवल 2 अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के बारे में जो हमें दोनों कथन दिए हुए हैं उनमें कथन 2 सही है, जबकि हमारा कथन 1 गलत है। चलिए, हमारा अगला और 59वां प्रश्न है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन में 4 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन अर्थात कौन सा कथन भारत के में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में सही है। हमारा पहला ऑप्शन और पहला कथन है, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। हमारा अगला कथन है, ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। हमारा अगला कथन है, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। हमारा अंतिम और चौथा कथन है, अपशिष्ट उत्पादक के लिए एक आज्ञापन होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। दोस्तों, हमें बताना है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में दिए गए कथनों में से अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए, हमारा जो 60वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि औद्योगिक रोजगार केंद्रीय नियम 2018 के अनुसार जो ये दोनों कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इसके बारे में सत्यता बताता है। हमारा पहला कथन है, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म अथवा कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। हमारा दूसरा कथन है, अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन औद्योगिक रोजगार केंद्रीय नियम 2018 के अनुसार सही है। दोस्तों, यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी हमारा सही है और ऑप्शन सी कहता है कि जो दोनों कथन हमारे पास औद्योगिक रोजगार केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के बारे में दिए गए हैं वह दोनों सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न अर्थात 61वां प्रश्न है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत या अग्रणी बैंक बड़ौदा के अधीन या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधीन।
दोस्तों यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात अग्रणी बैंक योजना अर्थात लीड बैंक स्कीम के अधीन सेवा क्षेत्र का उपागम कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। हमारा 62वां प्रश्न है, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। हमारा दूसरा कथन है, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। हमारा तीसरा और अंतिम कथन है कि गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए अर्थात हमारे पास भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में जो कथन दिए हुए हैं उनमें कथन 1 और कथन 3 सही है, जबकि हमारे पास कथन 2 गलत है। चलिए हमारा जो 63वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। हमारा पहला कथन है कि भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तू के ऋणी होने के द्वारा है। हमारा दूसरा कथन है कि भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। यदि इनके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन डी सही है अर्थात ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। चलिए हमारा 64वां प्रश्न है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है अग्रिम या जमा या निवेश या मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी जमा। जमा भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल नहीं है। चलिए हमारा जो 65वां प्रश्न है वह है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारकों का योगदान है। हमारे ऑप्शन हैं हमारे कथन है, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का या सरकारी व्यय के बढ़ने का या विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। हमें बताना है कि उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन से कथन भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं। दोस्तों यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही है अर्थात हमारे पास जो कथन 1 और कथन 3 है वह भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं। चलिए हमारा जो 66वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है वह है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 द्वारा, राजमन्नार समिति 1969 द्वारा या सरकारिया आयोग 1983 द्वारा या संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000 द्वारा। दोस्तों यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन सी अर्थात सरकारिया आयोग 1983 द्वारा यह रिकमेंडेशन की गई थी। हमारा 67वां प्रश्न है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। हमारे ऑप्शन है जमा प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक पत्र या वचन पत्र या सहभागिता पत्र। दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो वह है हमारा ऑप्शन डी सहभागिता पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है उपयुक्त में से क्या सही है। पहला कथन है, विधि के अनुसार परिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। हमारा दूसरा कथन है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यदि इसके आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन ए सही है अर्थात हमारा कथन 1 में कही हुई बात
सत्य है, जबकि कथन 2 गलत है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र विनियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती है? हमारे कथन है संसद द्वारा गठित तटस्थ समितियां, या संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, या वित्त आयोग, या वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, या नीति आयोग। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त 5 कथनों में से कौन से आयोग भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करते हैं। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए अर्थात 1 और 2। यदि हमारे कथन 1 और 2 उपयुक्त हमारे कथन 1 और 2 भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से करते हैं। चलिए हमारा अगला और 70वां प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? हमारे कथन है दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। हमारा कथन 2 है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। हमारा कथन 3 है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन ए में कहा गया है कि हमारे केवल 1 और 2 कथन सही हैं, जबकि कथन 3 हमारा गलत है। चलिए हमारा 71वां प्रश्न है एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। अगला कथन है AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। तीसरा कथन है AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। दोस्तों हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में सत्य है। यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन ए कहता है कि हमारा कथन 1 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में सही है। हमारा 72वां प्रश्न है हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? हमारे ऑप्शन हैं भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष बढ़ने वाले भार को कम करना, या केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना, या 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामलों में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। और हमारा अंतिम ऑप्शन है कि 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सह संघ उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सह संघ उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। हमारा अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? हमारे ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, या भारतीय रिजर्व बैंक, या केंद्रीय वित्त बैंक, या संबंधित बैंकों का प्रबंधन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। चलिए हमारा 74वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन 1 है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। हमारा अगला कथन है PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। हमारा अंतिम कथन है PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। दोस्तों हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी कहता है कि उपयुक्त के बारे में हमारे जो कथन
कथन 2 है वह बिल्कुल सही है, कथन 3 भी सही है, जबकि हमारा कथन 1 गलत है। चलिए, हमारा 75वां प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE अर्थात लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE अर्थात वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? हमारे कथन हैं, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। हमारा दूसरा कथन है, LTE डेटा ऑन्यूल तकनीक है और VoLTE वॉइस ऑन्यूल तकनीक है। दोस्तों, हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, अर्थात हमारे दोनों कथन असत्य हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 76वां प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमारा कथन 1 है, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। हमारा कथन 2 है, शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 माह शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। हमारा अंतिम कथन है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। दोस्तों, हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के संबंध में सही है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात केवल कथन 3 इसमें सही है, जबकि हमारा कथन 1 और कथन 2 गलत है। चलिए, हमारा 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? हमारे ऑप्शन है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, या करों का भुगतान करना, या संपत्ति का पंजीकरण कराना, या निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात कानून व्यवस्था बनाए रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 में, या पुनर्चक्रित प्लास्टिक अर्थात निर्माण और उपयोग नियम 1999 में, या ई अपशिष्ट अर्थात प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 में, या खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, अर्थात ई अपशिष्ट नियम 2011 में। हमारा 79वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? हमारे ऑप्शन है, केवल परिवहन लागत, या केवल ब्याज लागत, या प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, या प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। हमारा 80वां प्रश्न है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी अर्थात सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? हमारे ऑप्शन है, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, या इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, या कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, या समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। हमारा 81वां प्रश्न है, भारत में संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, हमारे पास पहला कथन है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। हमारा दूसरा कथन है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों, हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत के संविधान के संदर्भ में सत्य है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, अर्थात ना तो 1 ना ही 2 कथन हमारे सत्य हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों हमारे गलत हैं। चलिए, हमारा 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर
की जाती है। हमारा दूसरा कथन है पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यदि इसके आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन ए अर्थात केवल एक कथन सत्य है। चलिए हमारा 83वां प्रश्न है भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमारा पहला कथन है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। हमारा दूसरा कथन है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हमारा तीसरा कथन है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और हमारा अंतिम कथन है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। दोस्तों यदि इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 और 3। हमारा कथन 1 सही है, हमारा कथन 2 3 सही है, जबकि कथन 2 और कथन 4 गलत है। चलिए हमारा 84वां प्रश्न है भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। हमारे ऑप्शन है मसाले या ताजे फल या दलहन या वनस्पति तेल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी वनस्पति तेल। चलिए हमारा 85वां प्रश्न है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। हमारे ऑप्शन है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, अगला है नियंत्रण का अभाव, अगला है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, और हमारा अंतिम है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वैसे है हमारा ऑप्शन डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। हमारा 86वां प्रश्न है भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। हमारे ऑप्शन है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, या भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, या विदेशी वाणिज्यिक उदारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, या एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास स्टेटमेंट है भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण अर्थात स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं अर्थात पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि। अब हमारे कथन है बताना है कि इस स्टेटमेंट के अनुरूप कौन सा कथन सही है। हमारा कथन 1 है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। हमारा अगला कथन है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। हमारा अंतिम कथन है वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों हमें बताना है कि उपरोक्त स्टेटमेंट के अनुरूप कौन से कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों यदि इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए अर्थात केवल कथन 1 हमारा उपयुक्त स्टेटमेंट के अनुरूप सही है, जबकि हमारा कथन 2 और कथन 3 गलत है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने एक अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण अर्थात डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण अधिनियम अर्थात जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी यूरोपीय संघ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ
नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। हमारे ऑप्शन है जापान या रूस या यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक अर्थात मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। हमारे ऑप्शन है आरक्षित नकदी अर्थात कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि के साथ साथ, या जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ, या सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि के साथ साथ, या देश की जनता में वृद्धि के साथ साथ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ। हमारा 91वां प्रश्न है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन एक है, संवर्धित वास्तविकता अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी में एक क्षय वातावरण सर्जित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। हमारा कथन दो है, आभासी वास्तविकता अर्थात वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सर्जित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं तथा परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। हमारा तीसरा कथन है, AR अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। हमारा अंतिम कथन है, VR अर्थात वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निर्वर्गता का अनुभव प्रदान करता है। हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी अर्थात कथन 3 और 4 उपयुक्त स्टेटमेंट के अनुरूप हैं, जबकि हमारे कथन 1 और कथन 2 गलत हैं। चलिए हमारा 92वां प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन को कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। हमारे ऑप्शन है, एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, या एक आदिमानव जाति, या पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी एक आदिमानव जाति। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है वह है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए एक DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन बी है, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। हमारा जो अगला अर्थात सी ऑप्शन है वह है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। जबकि हमारा अंतिम ऑप्शन है, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए अर्थात विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। चलिए हमारा 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिजिटल हस्ताक्षर, हमें बताना है कि डिजिटल हस्ताक्षर के लिए हमारे पास जो कथन दिए गए हैं कौन से सही हैं। हमारा कथन 1 है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। हमारा कथन 2 है, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। हमारा अंतिम कथन है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। दोस्तों हमें बताना है कि डिजिटल हस्ताक्षर के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यदि इसके आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सही है अर्थात डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में कथन 3 सही है, जबकि हमारा कथन 1 और कथन 2 गलत है। चलिए हमारा 95वां प्रश्न है, परिधेय प्रौद्योगिकी अर्थात वेरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। हमारे जो कथन है वह हैं, किसी व्यक्ति का अवस्थान अर्थात लोकेशन निर्धारण,
या किसी व्यक्ति का निंद्रा, मॉनिटरन, या हमारा अंतिम है श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी अर्थात 1, 2 और 3 कथन हमारे उपरोक्त स्टेटमेंट के अनुरूप सत्य है। चलिए हमारा जो 96वां प्रश्न है वह है आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी के पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? हमारे पास कथन दिए हुए हैं कि इस स्टेटमेंट के अनुरूप कथनों में से कौन से सही है। हमारा कथन 1 है यह जीन अनभिव्यक्तिकरण अर्थात जीन साइलेंसिंग रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। हमारा दूसरा कथन है इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारा कथन 3 है इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। जबकि हमारा अंतिम कथन है इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए 1, 2 और 4 अर्थात कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 4 भी सही है, जबकि कथन 3 उपरोक्त स्टेटमेंट के अनुरूप गलत है। चलिए हमारा 97वां प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? हमारे ऑप्शन है हिग्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ। हमारा दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, या वर्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, या इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता अर्थात सिंगुलैरिटी को समझना आसान बनाया या सुकर बनाया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। हमारा 98वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का एक कारण है? हमारे कथन है कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पुनरावृत्ति अर्थात जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, या हमारा कथन 2 है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराक लेना, या हमारा कथन 3 है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, या कुछ व्यक्तियों में चिरकालीन रोगों की बहुलता होना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3 कथन हमारे सही हैं, जबकि कथन 1 और 4 गलत हैं। हमारा 99वां प्रश्न है प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? हमारे ऑप्शन है लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, या रोगियों में रोग जनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, या एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाक नाशी पदार्थ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। चलिए दोस्तों हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमें बताना है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शनों में अर्थात 4 कथनों में कौन सा कथन गलत है। हमारा कथन 1 अर्थात ऑप्शन ए है यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है, या हमारा कथन 2 या ऑप्शन बी कहें यकृत शोथ C का टीका होता है जबकि यकृत शोथ B का कोई टीका नहीं होता। हमारा कथन 3 या ऑप्शन सी है सार्वभौम रूप से यकृत शोथ B और C विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, या हमारा अंतिम कथन या ऑप्शन डी है यकृत शोथ B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक अनेक लक्षण दिखाई नहीं देते। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी अर्थात यकृत शोथ B का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ इसका जो सही आंसर है वह है हमारा यकृत शोथ C का टीका होता है जबकि यकृत शोथ B का कोई टीका नहीं होता।
चलिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।